हम देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। ठीक है, डाइंग डिपोजिशन आपको पता है क्या होती है। जब विटनेस पहुंच नहीं सकता कोर्ट के अंदर किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी मसले के हवाले से, तो फिर सारा प्रोसीजर जो कोर्ट में होना था उससे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे वो विटनेस अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल उसका घर या हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेम प्रोसीजर होएगा जो कि कोर्ट में होना था, डाइंग डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा जस्ट बिफोर हिज डेथ वो सारा रिवील कर जाता है, कोई बात बताया जाता है, कोई एविडेंस दे जाता है, तो उस वक्त जो क्रेडिबल बंदा वहाँ पे अवेलेबल होगा वो उसको नोट कर लेगा। ठीक है, इसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर वो डेड हो गया। और डाइंग डिपोजिशन में क्या है, वो रिकवर भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। डाइंग डिपोजिशन में ओथ लेना ज़रूरी है क्योंकि वो सारा प्रोसीजर वही भरा हो रहा है। डिले डिक्लेरेशन में ओथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे सिर्फ जज जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और डिले नहीं, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो कोई भी क्रेडिबल पर्सन अगर वो हॉस्पिटल में है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, उसे लेना चाहिए। ठीक हो गया। और एक्यूज की प्रेजेंस डाइंग डिपोजिशन में ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। और उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक है, रिकॉर्डेड इन एनी केस व्हेन द विटनेस इज़ क्रिटिकली इल। ठीक हो गया। और ये जब विटनेस इल होगा उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है, हम डाइंग डिपोजिशन ली जाती है क्योंकि वो कोर्ट में पहुंच नहीं सकता। और जो डिले, सॉरी दोबारा पढ़ देता हूँ, डिले नहीं है, ये वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डाइंग डिक्लेरेशन है। अच्छा, इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, क्रिमिनल होमिसाइड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ सब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन है। ठीक है, क्योंकि वो होमिसाइड की वजह से वो अगर क्योंकि वो बच नहीं पा रहा, वो जस्ट बिफोर डेथ वो स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ डाइंग पर्सन इसके अंदर होगी। और इसके अंदर क्या होगा कि डाइंग डिपोजिशन के अंदर ये होगा कि स्टेटमेंट भी होगी प्लस क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, क्योंकि प्रॉपर हेयरिंग हो रही है, जस्ट जगह नहीं है, कोर्ट नहीं है, ये जहाँ पे विटनेस अवेलेबल था वहाँ पे सारा प्रोसीजर हो रहा है। अच्छा, इसे जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो चाहिए कि वो जो बंदा ले रहा है उससे पढ़ के सुना दे अगर टाइम है, और साइन भी करवा ले अगर हो सकता है तो, इफ़ पॉसिबल। ठीक है, पढ़ के उसे सुनाया गया आपने ये स्टेटमेंट दी है। और सिग्नेचर ऑफ डाइंग विटनेस इज़ नेसेसरी इन डाइंग डिपोजिशन। ठीक हो गया, वो जज खुद ही ले लेगा। अच्छा जी, और ये फिर जैसे ही डाइंग डिक्लेरेशन मतलब रिकॉर्ड की जाती है, उसको फ़ौरन इलाका मजिस्ट्रेट को सेंड कर दिया जाना चाहिए, सील करके किसी भी लिफाफा वगैरह में। और डाइंग डिपोजिशन जो है वो तो खुद जज खुद ही ले रहा है ना। और ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है अगर डेक्लेरेंट डेड हो गया उसके बाद वैलिड होगी, क्योंकि अगर वो डेड नहीं होता, बच जाता है, तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी क्योंकि विटनेस अवेलेबल है, उस पर डाइंग डिपोजिशन उससे ली जा सकती है। अगर वो नहीं जा सकता कोर्ट जा सकता है तो वो कोर्ट जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा देगा, डिपोजिशन उसे कहेंगे। ठीक हो गया। और डाइंग डिपोजिशन जो है वो अगर वो बंदा वो विटनेस रिकवर कर भी जाता है तब भी जो है वो वैलिड रहेगी, क्योंकि सारा प्रोसीजर वही हुआ है जो कोर्ट में होना था, जस्ट जगह का डिफरेंस है। ठीक हो गया। हाँ जी, अब ज़रा देख लेते हैं लीगल प्रोसीजर क्या है। वो सारा तकरीबन सेम होता है दोनों में, जस्ट डिफरेंस थोड़ा सा है सिविल कोर्ट के अंदर और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। ठीक है, सिविल कोर्ट के अंदर क्या होगा, कोई भी मसला अगर दो फ़रीक़ैन के दरमियान है, जो फ़रीक मसला लेके जा रहा है वो जाके जो है अपना मसला प्रेजेंट करेगा, विटनेस वगैरह जो है वो भी जो दे रहा होगा वो देगा, सारा प्रोसीजर वही होगा। जस्ट डिफरेंस ये है कि दो फ़रीक जा रहे हैं। अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम में जो है यूजली को जो स्टेट है ना वो प्रोसिक्यूटर होती है। ठीक है, वो मुद्दई बन जाती है। ठीक हो गया, क्राइम में यूजली तो वो विटनेस वगैरह लेके आना, ये सारा काम वगैरह जो है कोर्ट का काम, कोर्ट के ज़िम्मे, कोर्ट नहीं स्टेट के ज़िम्मे हो जाता है। ठीक है, बस ये इतना ज़्यादा वो पढ़ने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली भी बात नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, प्रिजम्पशन और एक्सेप्शन। प्रिजम्पशन में क्या है कि ये समझा जाता है कि जिसने जो कुछ किया वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, और हर बंदा इनोसेंट है जब तक कि उसके ऊपर वो क्राइम जो है वो प्रूव ना हो जाए। और जो क्राइम के हवाले से अगर किसी कोई बंदा एक्यूज़ जो है, अगर कोर्ट को लगेगा कि जी इसके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो प्रॉपर नहीं है, उनमें कोई डाउट है, तो वो उस एक्यूज़ के हक़ में चला जाएगा केस। ठीक है, वो बरी हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन में ये है कि बाज़ औक़ात क्राइम उसका बन रहा होता है, उस पर प्रूव भी हो रहा होता है, लेकिन उसको वो एक्सेप्शन हासिल होती है कि वो उस क्राइम से बरी हो जाता है उसकी पनिशमेंट वगैरह से। ठीक है, उस पर चार्ज नहीं लग सकता। क्यों, उसकी 3-4 वजूहत हो सकती हैं, मेनली 3 है। क्या है कि अगर वो इमेच्योर है, दूसरा क्या वजह हो सकती है, इंसैनिटी। ठीक है, दीवाना है, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। तीसरा क्या है, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड था, अल्कोहलिक था, या कोई उसने नशा हुआ चीज़ ली हुई थी, तो फिर भी उसे छूट मिल जाती है इस वाले से। अच्छा, लेकिन वो जो चार्जेस हैं वो नशा वगैरह के ख़िलाफ़ वो फिर उस पर लग जाते हैं। अच्छा जी, बहरहाल
अब 2-3 रूल्स हैं, ये ज़रा देख लेते हैं। मैकनॉक्टन्स रूल, इसमें ये इंसैनिटी, अगर कोई बंदा क्राइम उसके ऊपर साबित हो रहा है लेकिन वो प्ली ऑफ इंसैनिटी करना चाहता है, कि ये बात प्रूव करना चाहता है कि वो इंसान था उस वक़्त या अब हो गया, तो इसके वजह से ये मैकनॉक्टन्स रूल है, यूके में प्रेजेंट हुआ 1843 में। अब ये क्या कहता है मैकनॉक्टन्स रूल? ये कहता है कि जी ये ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। मैकनॉक्टन्स रूल कहता है कि डिफेंडेंट हैज़ टू प्रूव दैट, अगर वो अपनी इंसैनिटी को प्रूव करना चाहता है कि उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब वो क्राइम उसने किया है उस वक़्त वो जो है वो डिफेक्ट ऑफ रीज़न का शिकार था, ठीक है। सोचने समझने की सलाहियत जो है वो खो चुका था किसी भी वजह से। डिफेक्ट ऑफ रीज़न किस वजह से हो सकती है? डिजीज़ ऑफ माइंड की वजह से। तो इसमें दो सिचुएशन बन जाएगी कि वो ये क्लेम करेगा, उसे प्रूव भी करना होगा कि वो जब क्राइम कर रहा था तो उस वक़्त उसे नेचर एंड क्वालिटी ऑफ हिज एक्शन का जो है आइडिया नहीं था, ठीक है। नेचर का, क्वालिटी का नहीं पता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो क्या कर रहा है, किस हद तक वो सीवियर हो सकता है जो कुछ वो कर रहा है, ठीक है। अगर वो ये जानता था उस वक्त, दूसरा पॉइंट ये है, अगर वो ये जानता था लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था, वो ये डिसाइड नहीं कर सका था कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ठीक है। ये है जी मैकनॉक्टन्स रूल। मैकनॉक्टन्स रूल को यूजली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये कोई इनकम्प्लीट सी स्टेटमेंट है, कि कोई इसमें प्रॉपर कोई बायोलॉजिकल रीज़न मौजूद नहीं है। अमेरिकन ने कहा नहीं जी, मैकनॉक्टन रूल में ना एक और चीज़ शामिल करो, इरिजिस्टिबल इम्पल्स, ठीक है। यानी वो जब क्राइम कर रहा था ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ रीज़न, उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके शोल्डर पे पुलिस मैन खड़ा है, ठीक है, इसलिए उसे वो क्राइम जो है वो करना पड़ा। बहरहाल ये रीड कर लीजिएगा, कोई इतना ज़्यादा वो सर को पाने वाली चीज़ नहीं है। दुरहम रूल क्या है? अब दुरहम रूल में ना, दुरहम रूल किसने प्रेजेंट किया जी? ये 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ये प्रेजेंट किया गया। अब ये थोड़ा मॉडिफाइड है मैकनॉक्टन रूल। इसमें ये बताया जाता है कि जो डिफेक्ट ऑफ रीज़न है ना, वो किसी मेंटल इलनेस की वजह से है, कि जो एक्यूज्ड है वो उससे क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता, ठीक है, किसी भी अनलॉफुल एक्ट में जो उसने किया, यानी क्राइम के अंदर, अगर वो मेंटल डिजीज़ का शिकार होगा, ठीक है। इसको कहते हैं दुरहम रूल, ठीक हो गया। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल टर्म जो है वो प्रॉपरली यूज़ की गई है, कि अगर वो मेडिकली अनफिट है, उसे कोई प्रॉब्लम है ज़हनी, तो वो उस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसको कहते हैं दुरहम रूल। अच्छा, इसके अलावा है, अगर वो प्ली ऑफ इंसैनिटी कर लेता है, यानी वो ये प्रूव करने के लिए अप्लाई कर देता है कि जी वो ज़हनी तवाज़ुन उसका नहीं था, डिफेक्ट ऑफ रीज़न का शिकार था, मेंटल डिजीज़ का शिकार था, तो अब इसमें ना 3 तरह के वर्डिक्ट्स बन जाते हैं, कंडीशंस बन जाती हैं। अनफिट टू प्लीड, गिल्टी बट इंसेन, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, पहला जो है अनफिट टू प्लीड, वो ये प्रूव करेगा कि जब उसने क्राइम किया उस वक्त तो सेन था, यानी वो ठीक था, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक था, लेकिन बाद में वो अपनी ज़हनी सलाहियत जो है वो खो बैठा है, ठीक है। तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी ना, वो जब तक उसका ज़हनी तवाज़ुन, उसकी सैनिटी रिस्टोर नहीं हो जाती, तब तक के लिए जो है मनसूख कर दी जाती है। ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जी वो एट द कमीशन ऑफ क्राइम जो है वो वाज इनसेन, यानी उस वक्त भी दीवाना था, यानी उसका भी ज़हनी तवाज़ुन उस वक्त ठीक नहीं था। तो उसे क्या है कि जी उसे जो है वो सज़ा वगैरह नहीं दी जाती, उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है? तीसरी है जी डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा ये है कि बाद वक़्त उसे मुकम्मल सज़ा याफ्ता, मतलब सज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं दी जाती, लेकिन उसकी सज़ा में कुछ हद तक जो है कमी कर दी जाती है। डिपेंड करता है कि सिविलिटी ऑफ सैनिटी इंसैनिटी क्या थी, ठीक है। अब क्रिमिनल जस्टिस जो है वो 2 चीज़ों पे बेस करता है। एक है जी सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ एंड लीगल डेफिनेशन। इसमें जी 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है जी मेंस रिया, एक है एक्टस रियस। मेंस रिया का क्या मतलब है कि इरादा, और एक्टस रियस क्या है? एक्शन, ठीक है। इंटेंशन मेंस रिया एंड एक्टस रियस, ये क्या हो गया? ये हो गया वो जो इवल एक्शन होगा, ठीक है, उसे कहते हैं। जो मेंस रिया है, इसका मतलब होता है कि जी वो इंटेंशन, उसका बैड इंटेंशन वगैरह जो भी उसने क्राइम किया उसके पीछे जो होगा। लॉ डज नॉट पनिश इवल थॉट एंड पनिशमेंट इज अवॉइडेड फॉर हार्मफुल रिजल्ट, ठीक है। सोचने का कोई हमारे इस्लाम में भी है ना, जो कुछ अगर आप गलत सोचते हैं, गुनाह सोचते हैं, तो उसका उस वक्त गुनाह आपको नहीं दिया जाता जब तक आप वो एक्ट ना करें। तो लॉ भी जो है आपको बुरा सोचने पर नहीं करता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे,
वो उसका जो है वो सज़ा मिलती है, ठीक है, बुरे कॉन्सिक्वेंसेस की। यानी एक्टस रियस, व्हाट इज़ एक्टस रियस? इट इज़ इवल एक्शन, जो कुछ आपने मेंस रिया का इस्तेमाल करके यानी सोच के बैड इंटेंशन के साथ जो एक्टस रियस इवल एक्शन किया है ना, वो चीज़ जो है उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये दो टर्म्स है, मेंस रिया यानी जो कुछ आप सोचते हैं, जो बुरा प्लान करते हैं, और एक्टस रियस जो आप कुछ प्लान करके इंटेंशन जो आपने बनाई वो जो परफॉर्म करेंगे ना इवल एक्शन, वो है जी एक्टस रियस, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, लैटिन टर्म्स हैं ये। उसके बाद चंद डेफिनेशंस हैं, वो ज़रा आप लोगों ने देख लेनी है। ये जनरली अगर आप ये टेबल खुद ही एक बार रीड कर लेंगे ना, जस्ट रीड एंड यू विल बी एबल टू राइट इट योर सेल्फ, ठीक है। इनकी डेफिनेशन हैं, जज वगैरह, जज क्या होता है, कोर्ट ऑफ जैसे, ये सारी आपने रीड कर लेनी है, यहाँ पे दी हुई हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़।